हम बात करते हैं जिला दर्शन में रोहतक जिले की। हेडिंग डालिएगा सारे के सारे बच्चे। जिला दर्शन रोहतक। बच्चों, जिला दर्शन रोहतक के अंदर बात करें सबसे पहले हम स्थिति की। तो स्थिति का आपको पता है मेरे दोस्त, ये भी जींद की तरह हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है। हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हरियाणा के मध्य भाग के अंदर स्थित है। बच्चों, स्थिति के बाद हम बात करेंगे अस्तित्व की। और अस्तित्व हम बोल देंगे 1 नवंबर 1966। बात करेंगे क्षेत्रफल की। तो मेरे दोस्त 1745 वर्ग किलोमीटर। बात करेंगे जनसंख्या की। आधार है 2011 की जनगणना। ठीक है, और बच्चों आपको बोलना है कि रोहतक जिले की जो पॉपुलेशन है वो रही है 10 लाख से अधिक। ठीक है, बात करें हम पुराने नाम की। तो पुराना नाम जो है बच्चों वो रहा है रोहतास नगर। बात करें हम नामकरण की, या नामकरण से पहले संस्थापक की, ये रोहतक की स्थापना किसने की, तो आप बोलेंगे राजा रोहतास ने। तो राजा रोहतास जो है बच्चों वो संस्थापक होंगे। संस्थापक के बाद हम बात करेंगे नामकरण की। रोहतक का जो नाम रोहतक पड़ा है वो तारावती नाम की कोई रानी हुई है बच्चों, उन्हीं के बेटे हैं ये रोहतास। तो तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम पर। ठीक है मेरे दोस्त, नामकरण के बाद हम बात करते हैं उपनाम की। उपनाम में ध्यान रखेंगे, एक तो इसे बोलते हैं हरियाणा की फिल्म सिटी। एंटरटेनमेंट सिटी बोलते हैं गुड़गांव को बच्चों, और फिल्म सिटी बोलते हैं हम रोहतक को। लेकिन नई फिल्म सिटी हरियाणा में कहाँ बनेगी? पिंजौर पंचकुला में। कहाँ बनेगी? पिंजौर पंचकुला में बनेगी मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं हरियाणा की पॉलिटिकल कैपिटल, यानी कि राजनीतिक राजधानी। इसे हरियाणा की राजनीतिक राजधानी हम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा मेरे दोस्त इसे बोलते हैं हरियाणा का एजुकेशन हब। इसे हरियाणा का क्या बोलते हैं? एजुकेशन हब। एजुकेशन सिटी बोलते हैं सोनीपत को, और एजुकेशन हब बोलते हैं बच्चों किसे? रोहतक को। ठीक है, तो ये रोहतक के उपनाम है। फिल्म सिटी इसे बोल देंगे, एजुकेशन
हब बोल देंगे। हरियाणा की शुगर सिटी बोल देंगे इसे। शुगर सिटी रोहतक के साथ साथ पलवल को भी कहा जाता है। शुगर सिटी इसलिए बोलते हैं रोहतक को क्योंकि यहाँ पर चीनी बनाने की बहुत सारी मिलें हैं इस जिले में। इसलिए बच्चों इसे हम बोल देते हैं हरियाणा की शुगर सिटी। लेकिन शुगर सिटी हम पलवल को भी बोलेंगे। ठीक है। तो दोनों ऑप्शन में एक साथ कभी नहीं आएंगे, अलग अलग ही आएंगे। तो इसे हरियाणा की शुगर सिटी भी हम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर उद्योगों की, कि रोहतक हम पढ़ रहे हैं तो रोहतक में कौन कौन से प्रसिद्ध उद्योग हैं मेरे दोस्त। प्रसिद्ध उद्योगों में हम बात करें तो यहाँ पर रेवड़ी और गज्जक उद्योग काफी पॉपुलर है। ठीक है, रेवड़ी व गज्जक उद्योग। नेक्स्ट हम बात करें तो नट बोल्ट उद्योग बड़ा फेमस है, विदेशों तक बच्चों इनके नट बोल्ट यूज किए जाते हैं। और रोहतक में बने हुए नट बोल्ट का जो यूज है ना, वो इजराइल देश अपने वायुयानों में, जो लड़ाकू यान है उनमें करता है। ठीक है, याद रखना है। इजराइल के लड़ाकू यानों में प्रयोग। नटों का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो तुम देख लो रोहतक के नट बोल्ट कितने खतरनाक हैं। इजराइल देश भी अपने लड़ाकू यानों में रोहतक के अंदर बने हुए नट बोल्ट का क्या करता है दोस्त, यूज करता है। ठीक है। नट बोल्ट के बाद यहाँ पर चीनी उद्योग बड़ा पॉपुलर है, तभी इसको हमने बोल दिया शुगर सिटी। इसके अलावा हम बात करें, वीटा मिल्क प्लांट है यहाँ। वीटा मिल्क प्लांट हमने जींद में भी पढ़ा था, 1970-71 में उसकी स्थापना। तो बच्चों वीटा मिल्क प्लांट यहाँ पर भी है। अमूल डेयरी। अमूल डेयरी उत्पाद उद्योग। तो अमूल दूध पीता है इंडिया, तो यहाँ पर दूध नहीं बल्कि बच्चों दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, आइसक्रीम, बटर, चीज, ठीक है, वो आपका कहाँ है, रोहतक के अंदर है। इसके अलावा रोहतक में और कौन सा उद्योग आप लोगों ने सुना, एशियन पेंट। एशियन पेंट, ठीक है, टिकेगा तभी दिखेगा। एशियन पेंट्स की आपने ऐड देखी होगी ना। तो बच्चों एशियन पेंट्स उद्योग भी रोहतक का काफी पॉपुलर उद्योग है। ठीक है। नेक्स्ट है रोहतक के अंदर होजरी उद्योग। तो आपसे पूछ ले कि होजरी उद्योग कहाँ का फेमस है मेरे दोस्त। तो होजरी उद्योग जो है वो रोहतक का ही फेमस है। होजरी का मतलब होता है आपके लोअर टी शर्ट वगैरह। ठीक है। होजरी के लिए जो फेमस है ना, वो लुधियाना फेमस है। हाँ बिल्कुल, चंद्रयान जो 3 गया है चंद्रमा पे, तो चंद्रयान के अंदर भी जो नट बोल्ट यूज किए गए थे बच्चों, वो भी रोहतक के अंदर बने हुए नट बोल्ट ही यूज किए गए थे। ठीक है। प्रसिद्ध उद्योग के बाद हम बात करते हैं। प्रसिद्ध उद्योग के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर की। बच्चों प्रसिद्ध मंदिरों में सबसे मेन मंदिर है रोहतक का दुर्गा मंदिर।
कौन सा मंदिर? दुर्गा मंदिर। ठीक है। और रोहतक का ये दुर्गा मंदिर जो है ना, इसका उद्घाटन किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस मंदिर का उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री और उनकी पत्नी, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे अपने दूसरे, तो ध्यान रखेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री व उनकी पत्नी के द्वारा। भाई अशोक, तूने नाम नहीं बताया यार अब तक। ठीक है। हाँ, या तो ऐसे तुम जिक्रा मत किया करो, और जिक्रा करते हो तो फिर तुम डरा मत करो यार, मेरे बच्चे हो तुम। ठीक है। जो बात सत्य है, जो बात तुम्हें लगती है ना, तो तुरंत मुंह पे बोला करो। मुंह पे बोलोगे तो आदमियों में गिनती होगी तुम लोगों की। ठीक है। या तो किसी बात का अपने को जिक्र नहीं करना चाहिए, और जब हम किसी बात का जिक्र करते हैं ना दोस्त, तो फिर मुंह पे बोलने की हिम्मत भी होनी चाहिए। यदि मुंह पे बोलने की हिम्मत नहीं है तो इसका मतलब हम आदमियों में अभी काउंट नहीं है। आदमी औरत एक जैसा, मतलब आदमी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, मनुष्य की। कहीं तुम सोचो यहाँ आदमी अलग है और औरत अलग है। ठीक है। हाँ, तो सत्य जो है ना, वो कभी डगमगा नहीं सकता, ये ध्यान रख लेना। पराजित तो होना बहुत दूर की बात है। आगे हम बात करेंगे, कोई ना। दुर्गा मंदिर के बाद मेरे दोस्त और कौन सा मंदिर तुम्हें पढ़ना चाहिए? दुर्गा मंदिर के बाद एक मंदिर यहाँ पर है, प्राचीन शिव मंदिर। प्राचीन शिव मंदिर। मेरे दोस्त ये कौन से गांव में है? ये किलोई गांव के अंदर। कहाँ है ये? किलोई गांव के अंदर है। तो प्राचीन शिव मंदिर है बच्चों, किलोई गांव के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बाबा मस्तनाथ मठ। बाबा मस्तनाथ मठ, मेरे दोस्त ये स्थल बोहर में। स्थल बोहर। ठीक है। हम बात करें तो इस मठ की जो स्थापना है वो किसने की थी? स्थापना की थी इस मठ की बच्चों गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा। बाबा गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इस मठ के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं मेरे दोस्त, कौन है गुरुजी? वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं चौरंगी नाथ। चौरंगी नाथ। ठीक है। और बच्चों, इस मठ को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है ना, वो जाता है मेरे दोस्त बाबा मस्तनाथ को। और वर्तमान में इस मठ को जो संभालते हैं, वो संभालते हैं बालकनाथ। तो वर्तमान में इसके संरक्षक हैं बालकनाथ। कौन है मेरे दोस्त? बालकनाथ। हाँ, चलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ मंदिरों के बाद मेलों की। मंदिरों के बाद डिस्कस कर लेते हैं प्रसिद्ध मेले।
बच्चों हम मेलों में डिस्कस करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पर बाबा जमुना दास का मेला, जो पेपर में बार बार पूछा जाता है, और गांव का नाम आपको पता होना चाहिए कि बाबा जमुना दास का मेला लगता कहाँ है। तो मेरे दोस्त, बाबा जमुना दास का जो मेला है वो अपने हरियाणा के रोहतक जिले का गांव बालोट, तो बालोट गांव के अंदर बच्चों बाबा जमुना दास का मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट जो है वो है बाबा मस्तनाथ का मेला। मेरे दोस्त, आपसे कोई पूछ ले कि भाई बाबा मस्तनाथ का जो मेला है वो कहाँ लगता है, तो आपको बोलना है ऐस्थल बोहर गांव के अंदर। ठीक है। तीसरा जो मेला बच्चों याद रखना है आपको यहाँ वो है शिवरात्रि का मेला। शिवरात्रि का जो मेला लगता है वो किलोई गांव में लगता है। कौन से गांव में लगता है शिवरात्रि का मेला? किलोई गांव के अंदर बच्चों शिवरात्रि का मेला लगता है। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे मेरे दोस्त मेला होला महोत्सव। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है कि मेला होला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो मेरे दोस्त, मेला होला जो महोत्सव है ये गांव पड़ता है बच्चों लाखन माजरा। और लाखन माजरा गांव आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये रोहतक जिले की उप तहसील भी है, सब तहसील भी है लाखन माजरा। तो लाखन माजरा गांव के अंदर होला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बच्चों, ये होला महोत्सव जो आयोजित किया जाता है ना, ये सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में। तो सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में बच्चों आयोजित किया जाता है। और इसी गांव के अंदर बना हुआ है एक गुरुद्वारा जिसे बोलते हैं मंजी साहिब गुरुद्वारा। क्या बोलते हैं? मंजी साहिब गुरुद्वारा। ठीक है। तो ये प्रसिद्ध मेले आपके यहाँ पर रहेंगे। मेलों के बाद बच्चों हम बात करेंगे इस चीज की मस्जिद की। तो रोहतक जिले की प्रसिद्ध मस्जिद कौन कौन सी? प्रसिद्ध मस्जिद, मस्जिद के अंदर बच्चों मुसलमान जो लोग हैं वो अपने नमाज अदा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मस्जिदों में सबसे इम्पोर्टेंट मस्जिद आपको ध्यान रखनी है लाल मस्जिद। एक लाल मस्जिद हम रेवाड़ी में पढ़ेंगे, एक लाल मस्जिद मैं आपको रोहतक में पढ़ा रहा हूँ। और ये जो लाल मस्जिद है बच्चों, ये रोहतक के अंदर भिवानी स्टैंड पर स्थित है। रोहतक के अंदर ये भिवानी स्टैंड पर। ठीक है। भिवानी स्टैंड का मतलब है कि भिवानी की तरफ जाने वाला जो बच्चों रोहतक के अंदर रोड है ना, वहाँ पर जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं उसको हम भिवानी स्टैंड बोल देते हैं। तो ये भिवानी स्टैंड के ऊपर क्या होगा, स्थित होगी लाल मस्जिद। बात आपसे पूछी जाए कि भाई ये जो रोहतक की लाल मस्जिद है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? मेरे दोस्त, निर्माण करवाया था 1939 में रोहतक का एक प्रसिद्ध व्यापारी था बच्चों। नाम बड़ा धाकड़ था इसका। नाम तो ऐसा था कि नाम पढ़ने के बाद तुम्हें लगेगा कि दो तीन उलाने पक्के लेके आंदा होगा घरा। और मेरे दोस्त, इसका नाम था हाजी आसिक अली। तो नाम में ही आसिकी भरी पड़ी है भाई साहब के। हाजी आसिक अली के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद हम पढ़ेंगे ना दोस्त, उसका निर्माण हम पढ़ेंगे अकबर के समय। ठीक है, 1570 ईस्वी में अकबर के समय। भाई सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, दूसरे नंबर पे आ जाओ तुम। लाल मस्जिद के बाद दीनी मस्जिद।
कौन सी मस्जिद होगी मेरे दोस्त? गुरुजी दीनी मस्जिद होगी। ठीक है, दीनी मस्जिद। ये भी आपकी रोहतक में है। निर्माण इसका औरंगजेब के समय बताया गया है। इसका जो निर्माण है बच्चों, वो औरंगजेब के समय। ठीक है, तो इसका निर्माण औरंगजेब के समय। और हम बात करें तो बाद में आज़ादी के बाद बच्चों हिंदुओं ने इसके ऊपर करके कब्जा यहाँ पर भगवान महावीर की मूर्ति स्थापित कर दी थी। तो वर्तमान में यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चों, भगवान महावीर की मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है। ठीक है? तो वर्तमान में यहाँ पर भगवान महावीर की मूर्ति जो है मेरे दोस्त वो क्या की गई है, स्थापित की गई है। तीसरे नंबर पे जो यहाँ मस्जिद हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कांच वाली मस्जिद। कांच को हम शीशा भी बोल देते हैं। तो कांच या शीशे वाली मस्जिद भी बच्चों कहाँ होगी, रोहतक में। एक काजी की मस्जिद पढ़ेंगे, वो जज्जर के अंदर पढ़ेंगे। ये कांच या शीशे वाली मस्जिद है। तो कांच या शीशे वाली मस्जिद आपको बोलना है कहाँ पर, रोहतक के अंदर। तो ये तीन मस्जिद आपको इंपॉर्टेंट रोहतक में याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्त यहाँ शिक्षा और संस्थान की। शिक्षा और संस्थान का हम जिक्र कर लेते हैं। शिक्षा और संस्थान में याद रखेंगे सबसे पहले रोहतक विश्वविद्यालय। ठीक है बच्चों, इसकी जो स्थापना है ना वो 1976 में हुई थी। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, वर्ष 1976 में। ठीक है, और हम बात करें वर्ष 1977 में इसका नाम है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कर दिया गया बच्चों। वर्ष 1977 में नाम MDU, ये MD यूनिवर्सिटी है। MD यूनिवर्सिटी की स्थापना सबसे पहले रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से हुई थी 1976 में। और 1977 में आर्य समाज के जो संस्थापक हुए हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी, उनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया था। MDU के नाम से आज इसे जाना जाता है। बच्चों रोहतक विश्वविद्यालय जो है ना, ऐसा पहला विश्वविद्यालय है प्रथम राज्य विश्वविद्यालय है ये, जो बच्चों के दाखिले के साथ ही उनका बीमा करके देता है। बच्चों का जो एडमिशन होगा बच्चों इस यूनिवर्सिटी में, तो एडमिशन के साथ ही उनका जो बीमा है करवाया जाता है। मतलब एडमिशन के साथ बच्चे का इंश्योरेंस भी करके देती है ये यूनिवर्सिटी। ऐसी यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है रोहतक यूनिवर्सिटी। बच्चों ये भारत का ऐसा पहला राज्य विश्वविद्यालय है भारत का पहला ऐसा
राज्य विश्वविद्यालय है जिसका शिवम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम है। तो बच्चों इस यूनिवर्सिटी के अंदर खुद का इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम भी है। तो ये भारत की ऐसी पहली सरकारी यूनिवर्सिटी है बच्चों जिसका शिवम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है। ठीक है। और इस स्टेडियम का जो नाम रखा गया है ना मेरे दोस्त, वो वल्लभ भाई पटेल के नाम पे रखा गया है। इसका जो नाम रखा गया है स्टेडियम का वो वल्लभ भाई पटेल के नाम पर मेरे दोस्त रखा गया है। ठीक है। प्रदेश की सबसे स्वच्छ यूनिवर्सिटी का दर्जा मेरे बच्चों एमडीयू को मिला हुआ है। सबसे स्वच्छ बच्चों यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है ना वो इसे मिला हुआ है। तो सबसे स्वच्छ यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला हुआ है मेरे दोस्त? एमडी यूनिवर्सिटी को सबसे स्वच्छ यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिला हुआ है। ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पर एमडी यूनिवर्सिटी जो है भाई, इस यूनिवर्सिटी के अंदर मंगल सेन के नाम पर एक शिक्षा पीठ भी स्थापित की गई है। मंगल सेन के नाम पर शिक्षा पीठ, शिक्षा पीठ का मतलब डिपार्टमेंट है। तो मंगल सेन के नाम पर यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, यूनिवर्सिटी में शिक्षा पीठ स्थापित की गई है। मंगल सेन कौन थे बच्चों? मंगल सेन वो थे जो 7 बार रोहतक से विधायक चुने गए थे। बीजेपी पार्टी आज हम देख रहे हैं ना कि 3 बार हरियाणा में सरकार बना चुकी है। तो इस बीजेपी को सबसे पहले हरियाणा में लेके आने वाले मंगल सेन थे। मंगल सेन बच्चों हरियाणा के दूसरे डिप्टी सीएम भी हुए हैं। ठीक है। चांदराम के बाद हरियाणा के दूसरे उप मुख्यमंत्री मंगल सेन हुए हैं मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें एमडी यूनिवर्सिटी के बारे में, एक पॉइंट और ध्यान रखना है बच्चों, पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन के ऊपर रिसर्च कार्य करने वाली यूनिवर्सिटी भी एमडीयू है। पंडित लक्ष्मीचंद जो अनपढ़ थे और अनपढ़ होते हुए इनके पास इतना ज्ञान आता कहाँ से था? लक्ष्मीचंद का जो कनेक्शन था वो कहाँ जुड़ा हुआ था? कौन से ज्ञान के भंडार के साथ इनका लिंक था? बच्चों ये बातें जानने के लिए लक्ष्मीचंद के जीवन के ऊपर रिसर्च कार्य शुरू किया एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक ने। तो पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन पर शोध कार्य बच्चों करने वाली यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है। तो ये रोहतक विश्वविद्यालय के बारे में आपको पता होना चाहिए। बच्चों रोहतक विश्वविद्यालय के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आईआईएम, यानी कि इसे हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसे बोलते हैं भारतीय प्रबंधन भारतीय प्रबंधन संस्थान। बच्चों ये नेशनल हाईवे 9 के ऊपर रोहतक में स्थित है। हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये उत्तर भारत का पहला आईआईएम बच्चों रोहतक में स्थापित किया गया था। ये उत्तर भारत का
प्रथम आईआईएम है जिसकी स्थापना 2009-10 के अंदर की गई थी बच्चों। 2009 के अंदर इसका इसकी स्थापना हुई और 2010 के अंदर बच्चों इसकी क्लास लगनी स्टार्ट हो गई थी। 2009-10 के अंदर, ठीक है। ये भारत का पहला ऐसा आईआईएम है बच्चों, ये पहला ऐसा आईआईएम है जो मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन की पढ़ाई और लॉ की पढ़ाई करवाता है। तो मैनेजमेंट के साथ साथ इसने लॉ को भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, वकालत की शिक्षा भी देनी स्टार्ट कर दी है। और वकालत की शिक्षा देने के लिए आईआईएम रोहतक ने अपना जो कैंपस बनाया है बच्चों, वो गुड़गांव में बनाया है। कहाँ बनाया है? गुड़गांव में। तो इसका एक कैंपस गुड़गांव में चलता है और गुड़गांव के कैंपस में बच्चों पढ़ाई होती है, लॉ की, कानून की, वकालत की शिक्षा वहाँ बच्चों को दी जाती है। यहाँ तक बताएगा, चीज़ें क्लियर हुई? उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार फटाफट बताओ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सारे के सारे। और सारे के सारे बच्चे कसम खा के ये भी बताओ कि जितना मैंने आज तक पढ़ाया है तुमने उंगलियों पे याद कर लिया है। एक बार सारे के सारे बच्चे बताओ, ठीक है। एक बार सारे के सारे बच्चे मेरे को बताएंगे, कसम खाएंगे कि सर आज तक जो आपने पढ़ाया है ना, शिद्दत और ईमानदारी से पूरा का पूरा तैयार किए बैठे हैं हम। अब देखता हूँ कि कितने बच्चे निकल के आते हैं। और कसम किसकी खाओगे? कसम उसकी खाओगे जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। इसका मतलब मेरी ही खाओगे? वाह भाई वाह। हैं? तो जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसकी तुम कसम खाओगे? तो मेरे अकॉर्डिंग तो सारे के सारे मेरे ही खाएंगे। ऐसी बात है क्या? पक्की क्लास होगी। चलेगा। तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं पीजीआईएमएस रोहतक की। पूरा नाम है बच्चों इसका भगवत दयाल शर्मा पीजीआईएमएस, ठीक है। बच्चों पीजीआईएमएस का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रोहतक। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पे इसका नाम रखा गया। हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना सबसे पहले एक मेडिकल कॉलेज के रूप में 1960 में हुई थी। इसकी जो स्थापना है वो सबसे पहले 1960 बच्चों एक मेडिकल कॉलेज के रूप में। ठीक है, मेडिकल कॉलेज के रूप में। हम बात करें तो फिर बाद में 2008 में बच्चों इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। वर्ष 2008 में मेरे दोस्त इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वर्ष 2008 में मेरे दोस्त इसे यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है ना वो दे दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट
यहाँ पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पर एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। ठीक है मेरे दोस्त, तो पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। बच्चों हम बात करें तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पे एक यूनिवर्सिटी और पढ़ेंगे हम अटेर नागांव सोनीपत में, वो पंडित लक्ष्मीचंद आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी होगी, वो आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी होगी। बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट एक इंस्टीट्यूट है SIFTV। बच्चों इसकी फुल फॉर्म होगी स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ फिल्म स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन SIFTV। और मेरे दोस्त इसकी जो स्थापना है वो 2011 के अंदर की गई थी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय है बच्चों। और सभी जिलों के अंदर हम जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़ के चल रहे हैं, तो इसका जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो कौन से गांव के अंदर है? गुस्काणी गांव के अंदर। तो इसका जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो गुस्काणी गांव रोहतक के अंदर। इसके अलावा यहाँ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बाबा मस्तनाथ प्राइवेट विश्वविद्यालय। बाबा मस्तनाथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये एस्थल बोहर रोहतक के अंदर है। ठीक है बच्चों, हम बात करें यहाँ आकाशवाणी के अंदर, हरियाणा का सबसे पहला आकाशवाणी के अंदर रेडियो स्टेशन खोला गया था। हरियाणा का सबसे पहला रेडियो स्टेशन, हरियाणा में 3 रेडियो स्टेशन है, 3 आकाशवाणी के अंदर है, जिसमें बच्चों सबसे पहला रोहतक में ही स्थापित हुआ था। तो ये पहला है आकाशवाणी के अंदर, और पहला है तो इसकी स्थापना बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्थापना भी इसकी तारीख और महीने के साथ पूछी जाती है, तो तारीख थी 8 और महीना था मई का, साल था 1976। 8 मई 1976 को बच्चों इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे आप लोगों को ध्यान रखने हैं। बच्चों यहाँ पर नोट करके एक बात और लिख लीजिएगा आप लोग कि हरियाणा का जो पहला कॉलेज है ना वो भी कहाँ स्थापित किया गया था? बच्चों रोहतक के अंदर 1926 के अंदर स्थापित किया गया था। तो हरियाणा का प्रथम कॉलेज, हरियाणा का प्रथम कॉलेज 1926 के अंदर मेरे दोस्त रोहतक में क्या किया गया था? स्थापित। तो ये आपको ध्यान रखना है, रोहतक में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है।
चलिएगा। इसके बाद हम बच्चों शिक्षा संस्थान के बाद हम रोहतक के पर्यटन स्थलों को पढ़ते हैं। पर्यटन स्थल रोहतक के अंदर अच्छे खासे हैं, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करें तो बच्चों पक्षियों के नाम पर जो पर्यटन स्थल हैं उनमें रोहतक के अंदर मैना के नाम से टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, तो मैना पर्यटक परिसर हम बोल देंगे, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। और मैना के नाम से बच्चों, मैना कौन है? तोता तो सुना होगा, तोता पैरट, तोता की वाइफ है मैना, तोता मैना की जोड़ी बोलते हैं ना। तो मैना पर्यटक परिसर रोहतक के अंदर। बच्चों हम बात करें तो यहाँ रोहतक में तिलियार झील है, तिलियार झील है रोहतक के अंदर। और इस तिलियार झील को पर्यटन स्थल का जो दर्जा मिला था वो 1976 के अंदर मिला था। यानी कि पर्यटकों के लिए झील जो है वो खोल दी गई थी कब? 1976 के अंदर, 1976। करण झील को कब मिला था पर्यटन स्थल का दर्जा? 1972 के अंदर। बच्चों इसके बाद आपको यहाँ ध्यान रखना है, एक तालाब है रोहतक में, कर्ण तालाब हमने पढ़ा था मेरे दोस्त, कहाँ पर? करनाल में। तो गौकर्ण जो है ना, ये राजा का नाम था, और राजा गौकर्ण के नाम पर तालाब कहाँ है? गुरुजी रोहतक में। इसके अलावा रोहतक के अंदर मेरे दोस्त एक चिड़ियाघर है, जिसको बोलते हैं रोहतक चिड़ियाघर। और अपने हरियाणा के अंदर जो 3 चिड़ियाघर है ना भाई, उन तीनों चिड़ियाघरों में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? रोहतक का चिड़ियाघर। तो रोहतक चिड़ियाघर जो है ना, ये सबसे बड़ा है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। और सबसे बड़ा चिड़ियाघर है तो मेरे दोस्त इसकी स्थापना पूछी जाएगी ही, तो स्थापना आप बोल देंगे 1985 86, 85 86 के अंदर बच्चों इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। रोहतक चिड़ियाघर के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर पक्षी के नाम पर एक और पर्यटक परिसर है, नौरंग। नौरंग जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है मेरे दोस्त, वो कहाँ है? महम के अंदर है। ठीक है। महम के अंदर एक चबूतरा भी है, जिसको बोलते हैं चौबीसी चबूतरा। तो महम के आसपास के 24 गांव में जब भी कोई लड़ाई झगड़ा मतभेद होता है दोस्त, तो वो आपसी मतभेद को खत्म करने का काम इस चबूतरे पर आकर करते हैं, मतलब पंचायत वगैरह आयोजित होती है यहाँ। तो बच्चों ये चौबीसी चबूतरा कहाँ है? महम के अंदर है। ठीक है। महम के अंदर हम बात करें तो एक बावड़ी भी है, जिसको बोलते हैं महम की बावड़ी। महम की बावड़ी मेरे दोस्त, महम की जो बावड़ी है ना, इसका निर्माण जो हुआ था वो शाहजहां के समय सुद्धो कलोल नाम के व्यक्ति ने करवाया था। शाहजहां के समय सुद्धो कलोल। द्वारा बच्चों इसका निर्माण हुआ। ठीक है। ये जो महम की बावड़ी हम पढ़ रहे हैं, इस महम की बावड़ी को मेरे बच्चों कहा जाता है हरियाणा में सवरग का झरना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई किसे कहा जाता है हरियाणा में सवरग का झरना? तो आपको बोलना है कि सवरग का झरना महम की बावड़ी को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, बताया जाता है बच्चों ये जो बावड़ी है, बावड़ी का मतलब एक तरीके से कुआं होता है। बताया जाता है इस कुएं के अंदर एक चोर था यहाँ का फेमस, जिसको हम ज्ञानी चोर बोलते हैं। और ज्ञानी चोर यहाँ के आसपास के इलाकों में चोरी करने के बाद अपने घोड़े के ऊपर बैठ के इस कुएं के अंदर छलांग लगा देता था। बच्चों समेत घोड़े के छलांग लगाए जाने के बाद वो दोबारा दिखता नहीं था। तो बच्चों उसी जगह को हम ज्ञानी चोर की गुफा भी बोल देते हैं।
तो ज्ञानी चोर की गुफा भी कहाँ है? सर ये भी महम के अंदर। ठीक है, महम के अंदर एक गुबंद भी है बच्चों, मोहम्मद रमजान का गुबंद। मोहम्मद रमजान, जिसको हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद रमजान का गुबंद भी कहाँ है? महम के अंदर। ठीक है, और आपसे कोई पूछ ले भाई ये कौन था मोहम्मद, तो इसको हरियाणा के अंदर कहा जाता है हादी ए हरियाणा। हादी ए हरियाणा का मतलब, हादी ए का मतलब नेक आदमी। ठीक है, हरियाणा का नेक आदमी बोल सकते हैं। मोहम्मद रमजान, शाह मोहम्मद इसका पूरा नाम है। तो हादी ए हरियाणा किसे कहा जाता है? शाह मोहम्मद को। और उनके नाम पर बच्चों एक टॉम्ब है, कुबंद है, कहाँ पर? आप बोलेंगे महम के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें रोहतक के अंदर, दो गुरुद्वारे भी मैं यहीं पे पढ़ा देता हूँ। एक गुरुद्वारे का नाम है बांग्ला साहिब गुरुद्वारा। तो मेरे दोस्त, कोई बंगला था रोहतक के अंदर किसी राजा का, और उस बंगले के ऊपर फिर सिख लोगों ने अधिकार करके वहां पर अपने गुरुओं की किताबों को रखने का काम किया, और बंगले से ये क्या बना? बांग्ला बना। तो इसलिए इसे बांग्ला साहिब गुरुद्वारा बोलते हैं, जो रोहतक के अंदर है। ठीक है, एक गुरुद्वारा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मंजी साहिब गुरुद्वारा। देखिएगा, मंजी साहिब फिर आ चुका है रोहतक जिले के अंदर। कैथल के अंदर पढ़ेंगे, अंबाला में पढ़ चुके हैं, करनाल में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों रोहतक में भी हमने पढ़ लिया है मंजी साहिब गुरुद्वारा। और ये मंजी साहिब गुरुद्वारा है कौन से गांव में मेरे दोस्त? लाखन माजरा गांव के अंदर। ठीक है बच्चों, ये जो मंजी साहिब गुरुद्वारा है लाखन माजरा गांव में, ये सिखों के 9वें गुरु को समर्पित है। बताया जाता है कि ये वहां पर बना हुआ है जब गुरु तेग बहादुर, यानी कि 9वें गुरु में लिख देता हूँ, जब दिल्ली शहादत देने के लिए जा रहे थे, जब दिल्ली बच्चों औरंगजेब को अपने प्राण देने के लिए जा रहे थे, तो वो इस गांव के अंदर 13 दिन रुके थे बच्चों। कितने दिन रुके थे? 13 दिन। तो ये दिन पूछे जाते हैं कि गुरुजी लाखन माजरा गांव के अंदर कितने दिन रुके थे, तो आप बोलेंगे 13 दिन रुके थे। ठीक है, तो यहाँ 13 दिन रुकने के बाद दिल्ली गए थे और अपने प्राण देने का काम बच्चों किया था गुरुजी ने। हाँ दिल्ली में भी होगा भाई, दिल्ली में भी होगा। ठीक है, जैसे शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में भी है, शीशगंज गुरुद्वारा हमने अंबाड़ा में भी पढ़ा है। ठीक है, तो हो सकते हैं एक नाम से बहुत जगह हैं। जैसे भोलेनाथ का मंदिर मेरे गांव में भी है, आपके गांव में भी है, जितने बच्चे पढ़ रहे होंगे सभी के गांव में होंगे भोलेनाथ, क्योंकि सदाबहार भगवान है। तो ऐसे ही बच्चों सिख धर्म में जो गुरुद्वारे हैं, तो सेम नाम से बहुत जगह गुरुद्वारे मिलेंगे। चलेगा सर, तीनों आकाशवाणी केंद्र बता दो। बेटा तीनों जो आकाशवाणी केंद्र है ना, उसमें एक तो हम पढ़ चुके हैं रोहतक में, दूसरा आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र में पढ़ेंगे 24 जून 1991 को, और तीसरा आकाशवाणी केंद्र हिसार में पढ़ेंगे 26 जनवरी 1999 को। ठीक है, तो जो जो डिस्ट्रिक्ट आता जाएगा ना, वहां पर वो बातें हम करते जाएंगे। अब बच्चों लास्ट में हम बात करते हैं यहाँ पर प्रसिद्ध व्यक्तित्व की। हेडिंग डालिएगा सारे के सारे बच्चे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व। और सबसे फेमस आदमी हम सबसे पहले पढ़ेंगे, और रोहतक जिले में बच्चों सबसे फेमस आदमी हुआ है छोटू राम। कौन हुआ है? छोटू राम। ठीक है, तो पहले छोटू राम को लपेट लेते हैं।
सर छोटू राम, क्योंकि अंग्रेजों ने बच्चों 1937 के अंदर छोटू राम को सर की उपाधि दी थी, तो इसलिए हम सर छोटू राम लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, छोटू राम हम पढ़ रहे हैं, तो इनका जन्म बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तारीख महीने के साथ ही बता रहा हूँ, 24 नवंबर 1881। 18 और 18 का उल्टा। 24 नवंबर 1881 को गांव गढ़ी सांपला के अंदर रोहतक में बच्चों इनका जन्म हुआ। ठीक है, इनका नाम छोटू राम नहीं था, बल्कि आपको ध्यान रखना है कि इनका वास्तविक नाम बच्चों रिचपाल था। तो वास्तविक नाम था रिचपाल, लेकिन जब इनके पिताजी स्कूल में इनका नाम लिखवा के आए, तो मास्टर जी ने बोला कि भाई साहब आपके बेटे का नाम क्या है। तो घर में सारे इसे छोटू छोटू बोलते थे, ठीक है, क्योंकि कद में भी छोटा था और अपने भाई बहनों में भी छोटा था। तो सारे जब छोटू छोटू बोलते थे, तो इनके पिताजी के याद ही नहीं आया कि हमने तो हमारे बेटे का नाम रिचपाल रखा था। तो बच्चों छोटू छोटू जुबान पे था, तो मास्टर जी को बोला कि भाई इनका नाम छोटू राम है। तो वास्तविक नाम जो था ना इनका, छोटू राम नहीं बल्कि रिचपाल सिंह था। लेकिन जब कागजों के अंदर चढ़ जाता है छोटू राम, उसके बाद रिचपाल को कोई नहीं याद करता, छोटू राम ही हो जाती है। ठीक है, तो वास्तविक नाम इसका रिचपाल सिंह रहा है। बच्चों हम बात करें जिस स्कूल में ये गया था, वहां से इनकी शुरुआती शिक्षा होगी। शुरुआती जो शिक्षा है इन्होंने झज्जर स्कूल से, मेरे दोस्त, झज्जर के सरकारी स्कूल से। ठीक है, उसके बाद आगे की जो स्कूली शिक्षा है, झज्जर के सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चों इनका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दिया जाता है। आगे की जो स्कूली शिक्षा है वो इनकी होती है सेंट क्रिश्चियन स्कूल के अंदर। सेंट क्रिश्चियन स्कूल दिल्ली। और बच्चों सेंट क्रिश्चियन स्कूल दिल्ली में जब इनका दाखिला हुआ, तो ये अप डाउन तो करते नहीं थे भाई साहब, इनको हॉस्टल में छोड़ दिया गया, छात्रावास में। और छात्रावास में इसने देखा कि भाई जो हॉस्टल का वार्डन है ना, वो बड़ा खतरनाक आदमी था, सभी बच्चों को दबा के रखता था, डरा के रखता था। ठीक है, और उनके ऊपर हुक्म चलाता था, उनसे खुद के निजी काम करवाता था। तो बच्चों ये छोटू राम से सहन नहीं हुआ, और छोटू राम ने सेंट क्रिश्चियन स्कूल के हॉस्टल वार्डन के खिलाफ अपने जीवन में सबसे पहला आंदोलन किया था बच्चों। ठीक है, तो ये जो सेंट क्रिश्चियन स्कूल है, यहीं से छोटू राम नेतृत्व करना स्टार्ट करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। हॉस्टल वार्डन के खिलाफ प्रथम आंदोलन। बच्चों जब इन्होंने पहला आंदोलन किया हॉस्टल वार्डन के खिलाफ, अपनी आवाज उठाई, बच्चों को साथ लिया, तो यहाँ स्कूल के अंदर छोटू राम की एक अलग ही पर्सनैलिटी हो जाती है। सारे के सारे छोटू राम तो बोलते हैं, लेकिन छोटू राम के तेवर देखकर बच्चों छोटू राम को यहाँ पर जनरल रॉबर्ट के नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। जो स्कूली बच्चे थे
भाई स्कूल की कौन सी मात्रा होगी या बड़ी? तो स्कूली बच्चों के द्वारा छोटू राम को जनरल रॉबर्ट नाम दिया गया बच्चों। ठीक है, तो जनरल रॉबर्ट के नाम से इन्हें पुकारा गया फिर स्कूल के अंदर, तो सारे बच्चे जनरल रॉबर्ट इनको बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जनरल रॉबर्ट कोई अधिकारी हुआ है बच्चों जो सख्त तेवर का था, अन्याय सहन नहीं करता था, तो उसी के साथ इनका कंपैरिजन कर दिया। उसके बाद स्कूल से निकलने के बाद बच्चों इन्होंने फिर कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। कॉलेज की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, और कॉलेज की जो शिक्षा प्राप्त की ना दोस्त, वो इन्होंने प्राप्त की सेंट स्टीफन कॉलेज से। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से। ठीक है, कॉलेज से पास आउट होने के बाद इनका मन किया कि यार मेरे को गरीब लोगों को न्याय दिलाना है, और न्याय मिलेगा कोर्ट में, और कोर्ट में मेरे दोस्त न्याय से पहले जो प्रक्रिया होगी वो वकील और जज की प्रक्रिया होगी। तो इसने फिर वकालत की शिक्षा प्राप्त करके एक सफल वकील बनने का सपना पाल लिया। ठीक है, और मेरे दोस्त ये चला जाता है फिर वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और वकालत की शिक्षा ये प्राप्त करता है आगरा कॉलेज से। अब एक गरीब घर का बच्चा इतने महंगे महंगे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहा है बच्चों, और आगे बढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है। तो आगरा कॉलेज, आगरा से इन्होंने वकालत की शिक्षा प्राप्त की। अब एक गरीब घर का बच्चा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, तो कौन वो आदमी था जिसने बच्चों छोटू राम को पैसे दिए थे अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए? तो छोटू राम का हित करने का काम, भलाई करने का काम किया था सेठ छज्जू राम ने। तो मेरे दोस्त छोटू राम का जो हितकारी हुआ है ना, जिन्होंने इनको इनकी शिक्षा पूरी करवाने में सबसे बड़ा योगदान दिया, वो हुआ है सेठ छज्जू राम। सेठ छज्जू राम मेरे बच्चों बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अलखपुरा गांव भिवानी में पैदा हुए थे। जूट का बहुत तगड़ा व्यापार था पश्चिम बंगाल में, इसलिए इन्हें जूट किंग के नाम से भी जाना जाता है। और जाट होकर जिसने सबसे ज्यादा दान पुण्य किया बच्चों, वो छज्जू राम है। और सबसे ज्यादा दान पुण्य किए जाने के चलते लोग इन्हें सेठ के नाम से बोलते थे, सेठ छज्जू राम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि छोटू राम जो है बच्चों, इनके क्या होंगे, हितकारी होंगे। हम बात करें तो यहाँ वकालत की शिक्षा लेके आने के बाद 1912 में बच्चों इन्होंने रोहतक के अंदर प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी। रोहतक में वकालत की प्रैक्टिस इन्होंने शुरू कर दी, क्योंकि सफल वकील बनने के लिए प्रैक्टिस जम के करनी होती है ना बच्चों? कोर्ट के अंदर सारा गेम प्रैक्टिस का ही तो है। तो रोहतक में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। 1912 में ही बच्चों इन्होंने एक सभा का गठन किया छोटू राम ने, जिसको बोलते हैं जाट सभा। 1912 में छोटू राम ने एक सभा का गठन किया जिसको हम बोलते हैं जाट सभा। तो आपसे कोई पूछ ले कि जाट सभा का गठन किसने किया था? छोटू राम ने। कब किया था? 1912 में। बच्चों फिर 1913 में इसने क्या किया, रोहतक के अंदर, रोहतक में बच्चों एक
एंग्लो संस्कृत वैदिक स्कूल की स्थापना की। एंग्लो का मतलब है आधा अंग्रेज आधा भारतीय, उसको एंग्लो बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एंग्लो मतलब अंग्रेजी। ठीक है। जैसे एंग्लो इंडियन आपने पढ़ा होगा ना, तो एंग्लो इंडिया, एंग्लो का मतलब अंग्रेज होता है, या इंग्लिश हम बोल सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो रोहतक में एंग्लो वैदिक संस्कृत स्कूल की स्थापना की। ठीक है। 1913 के बाद बच्चों 1916 के अंदर इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। तो 1916 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। ठीक है बच्चों, 1916 में ही 1916 में ही इन्होंने फिर क्या किया, रोहतक से उर्दू भाषा का एक अखबार निकाला मेरे बच्चों। रोहतक से उर्दू भाषा का साप्ताहिक अखबार। जिसका नाम था बच्चों जाट गजट। निकालने का इन्होंने काम किया 1916 में। ठीक है। 1916 के बाद हम बात करेंगे 1920। एक क्वेश्चन छोटू राम से पक्का पूछा जाता है और बोर्ड से पूछा जाएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, अखबार का नाम क्या था, किस तरीके का अखबार था, कौन सी भाषा का अखबार था, कहाँ से निकलता था, कब से ये निकलना स्टार्ट हुआ था। तो एक लाइन से 5 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1920 में बच्चों महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया था पूरे देश के अंदर, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन को हरियाणा में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी। और असहयोग आंदोलन को हरियाणा के लोगों ने गांधी की आंधी के नाम से पुकारा था। बच्चों, ये जो गांधी की आंधी चली थी, असहयोग आंदोलन चला था ना, तो उस असहयोग आंदोलन के ये क्या थे बच्चों? खिलाफ थे। असहयोग आंदोलन के ये क्या थे? खिलाफ थे। जब असहयोग आंदोलन के ये खिलाफ हुए, तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी इनसे नाराज हो गए थे। तो उन्होंने खुश नहीं किया, बल्कि बच्चों कांग्रेस पार्टी को ही छोड़ दिया। और 1920 में कांग्रेस पार्टी इन्होंने छोड़ दी थी। ठीक है। जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, तो फिर मेरे बच्चों गांव के लोगों की आवाज उठाने के लिए इन्होंने हरियाणा के मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर पार्टी बनाई। ठीक है, 1923 के अंदर। मुस्लिम नेताओं में हम बात करें, तो एक था फजल अली हुसैन, मेरे दोस्त। एक था सिकंदर हयात खान। एक फजल अली हुसैन और एक था सिकंदर हयात खान। ठीक है, तो मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर बच्चों कौन सी पार्टी बनाई? यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। यूनियनिस्ट पार्टी का गठन।
ठीक है। 1923 के बाद हम बात करें 1924 के अंदर, बच्चों 1924 के अंदर इसी यूनिस्ट पार्टी को जमींदारा लीग में बदल दिया गया। फ्यूडल लीग जिसे बोलते हैं, या हम जमींदारा लीग बोल सकते हैं, फ्यूडल लीग या फ्यूडल लीग या जमींदारा लीग का गठन इन्होंने 1924 में किया। बच्चों 1924 के बाद हम बात करेंगे 1927 की। 1927 में अंग्रेजों के द्वारा इनको एक उपाधि दी जाती है राय बहादुर की। अंग्रेजों के द्वारा इनको मेरे दोस्त राय बहादुर की जो उपाधि है ना, वो दी जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही पढ़ेंगे, बाकी छोटू राम को कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो छोटू राम के बारे में इतना बता दिया, शायद तापला वाले भी नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो बच्चों 9 जनवरी 1945 को छोटू राम की मृत्यु होगी। तो 24 नवंबर 1881 से लेके 9 जनवरी 1945 तक जो भी छोटू राम की जिंदगी के अंदर छोटू राम के द्वारा काम किए गए होंगे, वो सारे के सारे काम आपकी कॉपी के ऊपर नजर आने चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर एक क्वेश्चन छोटू राम से पक्का पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है।